हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम इंग्लिश का पार्ट अपना कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी बाकी सेट्स हुए हैं, अगर आपने वो कंप्लीट नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से पहले वो भी देख लीजिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का हम अपना सेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसके बाद वरुण सर की क्लास भी आती है, आपको वो भी देखनी है, आप वो भी ज़रूर देखिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए आज का अपना सेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप वो भी अपनी क्लास ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, आज हम लोग अपना पैसेज से स्टार्ट करते हैं। पैसेज ये है इंसानों के बारे में, यानी आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में। ठीक है, मैन हु इज़ बिलीव टू हैव इवोल्व फ्रॉम एप्स। एप्स का मतलब होता है वानर। ठीक है, तो जो कहा जाता है कि जो इंसान है वो वानरों से उत्पन्न हुआ है, यानी जो पूर्वज थे इंसान से पहले, वो उसके वानर थे। इज़ अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरियस मोटिव। क्यूरियस मिक्सचर होता है, क्यूरियस मिक्सचर का मतलब है जागृत मिश्रण। एक तरीके से उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, है ना। और वेरियस मोटिव्स मतलब विभिन्न उद्देश्यों का। तो मनुष्य जो जिसे कहा जाता है कि वानरों से उत्पन्न हुआ है, वो जो होता है वो विभिन्न उद्देश्यों को, मतलब उसके जो मोटिव्स होते हैं, जो वो चाहता है करना, उसका वो क्यूरियस मिक्सचर होता है। वो उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ नीड बट इज़ ऑल्सो देयर क्रिएटर्स। ये सिर्फ जो नीड्स यानी होता है, हमारी जो जितनी भी हमारी आवश्यकता है, वो सिर्फ आवश्यकताओं को की पूर्ति नहीं करता है, उसको मतलब क्रिएट भी करता है। आवश्यकताएं क्रिएट भी होती हैं, फिर उसकी पूरी भी होती हैं। ही इज़ नॉट ओनली सीज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स बट ऑल्सो केट्स टू हिट्स डिज़ायर फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस। वो जो है सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करता है, बल्कि उनको जो केट्स होता है हमारा पूरा करना, तो जो अपने डिज़ायर को ब्यूटी और ग्रेस के साथ सेटिस्फाई भी करता है और उन्हें पूरा भी करता है। हीट ईगर टू सेटिस्फाई हिज पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज। बहुत ज़्यादा वो उत्साहित रहता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नॉलेज के द्वारा, और उसके अपने और नहीं सॉरी वो सब बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जो भी उसका पैशन होता है उसके बारे में मोर एंड मोर नॉलेज लेने के लिए। जो मैन होता है, यानी आदमी होता है, मनुष्य होता है, वो बहुत ज़्यादा उत्साही रहता है। ये जो पैसेज हमें बताता है, मनुष्य के प्रकृति को बताता है कि इंसान कैसी प्रकृति का होता है। Although in a general way the maxim necessary is the mother of invention is true, it is by no means the whole true। ये कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो कहा जाता है आविष्कार की जननी है। मैगज़ीम मतलब क्या होता है, कहावत। जो ये कहावत कही जाती है जनरल वे में कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये ट्रू होता है, बट इट इज़ बाय नो मीन द होल ट्रूथ। मतलब ये कहा तो जाता है कि ये सच है, लेकिन ये रियल में इतना सच नहीं है। मैन इज़ समथिंग मच ग्रेटर देन एन इंटेलिजेंट बीइंग यूजिंग इज इंटेलेक्ट टू मेक न्यूअर इन्वेंशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो अपने यूजिंग हिज इंटेलेक्ट टू मेक न्यू इन्वेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो अपनी जो बुद्धि का इस्तेमाल होता है, वो नए नए इन्वेंशन को समय समय पर नए नए आविष्कार करने के लिए उसका यूज़ करता है। ही हैज़ विद इन हिम a spirit which is ever exhorting him to cut down his needs and learn to be happy with what he was। उसके अंदर एक स्पिरिट होती है, आत्मा। तो उसके अंदर आत्मा होती है, जो मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, वो उसे कहती है कि अपनी जो नीड्स होती हैं उन्हें कट डाउन करना चाहिए, और जो है उसके पास उसमें उसे खुश रहना चाहिए। द रियल पर्पस अंडरलाइंग दिस मैक्सिम लाइज इन इट्स यूटिलिटी इन द वर्डली सेंस। अंडरलाइंग का मतलब होता है हमारा असली। तो जो हमारा असली मतलब है इस कहानी का, कहानी नहीं, मैगज़ीम यानी कहावत का, जो इस कहावत का असली मतलब है वो वर्डली सेंस मतलब जो हमारे
रियलिटी में जो हमारी चीज़ें हो रही हैं उसकी यूटिलिटी में दिखाता है कि मतलब उसमें इस कहावत का किस तरीके से यूज़ है। इट टेल्स अस टू बी अप एंड डूइंग, नॉट टू बी पैसिव इन आवर एटीट्यूड टू लाइफ। पैसिव का मतलब हमारा होता है निष्क्रिय होना, तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए और निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, अपना एटीट्यूड हमारी लाइफ में निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए। It asks us not to remain slave of old habit and ways of life। उनके कह मतलब इसका मतलब है कि ओल्ड स्लेव रिमेन स्लेव ऑफ ओल्ड हैबिट, हमें अपनी पुरानी आदतों का जो है गुलाम नहीं बनना चाहिए। मतलब कि हम अपनी आदतों को ही चेंज ना करें, तो हमें अपनी पुरानी आदतों को, हैबिट को और अपनी वेज ऑफ लाइफ, मतलब हम जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। मतलब हमें नए नए इन्वेंशंस करते रहने चाहिए। जो ये कहावत थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मतलब हमें नए-नए इन्वेंशंस करते रहने चाहिए। ये मनुष्य की हैबिट के बारे में बता रहा है, तो नए-नए इन्वेंशंस करते रहने चाहिए। तभी तो देखिए कि जैसे हर चीज़ में नया-नया इन्वेंशन हुआ है, हम हर चीज़ में आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें अपनी पुरानी आदतों का गुलाम नहीं रहना चाहिए, या वेज़ ऑफ लाइफ जिस तरीके से हम लाइफ जीते जा रहे हैं, ये नहीं कि बस उसी में जीते जाएँ। आज भी हम दिए जला रहे हैं, या फिर मतलब आज भी हम हमें प्रॉब्लम हो रही है डेली वेयर में, डेली काम करने में हमें दिक्कत हो रही है। आज हमारे पास लाइट है, तो हमारे लिए कितना काम आसान हो चुका है। तो वही वाली चीज़ें हैं। वी मस्ट फेस अ न्यू सिचुएशन विद अ क्रिएटिव माइंड। हमें नई सिचुएशन को एक क्रिएटिव माइंड के साथ डील करना चाहिए। मतलब जब भी कहीं नई सिचुएशन आती है, तो हमारा जो माइंड है, जो क्रिएटिव माइंड है हमारा, हमें उसके साथ उसे डील करना चाहिए अच्छे से। उसको जितना अच्छे से हो सके कैसे हम डील करें। एवरी न्यू डिफ़िकल्टी, एवरी न्यू प्रॉब्लम, हर नई डिफ़िकल्टी के साथ, हर नई प्रॉब्लम के साथ, विच कन्फ्रंट्स अस इन लाइफ, जो हमारी लाइफ में आती हैं, कैन बी टैकल सक्सेसफुली विद द स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस। यानी जब हमारे पास इन्वेंटिवनेस मतलब आविष्कारशीलता, यानी जब हमारे पास आविष्कार करने की ताकत होगी, जब हमारा क्रिएटिव माइंड होगा कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब हम नए नए आविष्कार कर पाएंगे, तो हम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी डिफ़िकल्टी आए, हम उसे अच्छे से टैकल कर पाएंगे। टैकल मतलब उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ का कहने का मतलब यही था कि आविष्कार होते रहने चाहिए। अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000 प्लस से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को ध्यान में एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। पर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसकी उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहाँ से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनमें से कौन सी बात इज नॉट द होल ट्रूथ, इसमें से पूरी सत्य नहीं है। कौन सी बात सत्य नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंगली। कौन सी बात पैसेज में बोली गई थी कि होल ट्रूथ नहीं है, वो बोली गई थी, जो मैक्सिम था हमारा, कहावत थी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पैसेज पढ़ के ही पता लग गया था कि हमें कौन सी बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है, ये बोली गई थी। 122 क्वेश्चन, व्हाट डज द मैक्सिम मेंशन इन द पैसेज टीच अस। जो हमें मैक्सिम बताया गया था वो हमें क्या टीच कर रहा था। ए, टू बी द वर्डली इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ दम। बी, टू बी स्लेव और आवर नीड्स एंड wants। C, to endeavor constantly to create new passion and desire। या D है हमारा, टू बी एक्टिव इन लाइफ एंड डू समथिंग टू हेल्प मैनकाइंड। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है हमारा D, हमें एक्टिव होना चाहिए और मैनकाइंड के लिए
कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मतलब हमें पुरानी आदतों का जो है वो नहीं होना चाहिए, हमें कुछ एक्टिव होना चाहिए अपनी लाइफ में और समथिंग टू हेल्प, समथिंग टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए मैनकाइंड की, ठीक है। इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 123 क्वेश्चन, सॉरी। व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू, जो मनुष्य के अंदर आत्मा होती है वो उससे क्या कहती है, क्या कहती है बताइए। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए, टू बी अ मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स, बी, टू एवेल्यूट द सिचुएशन इंटेलिजेंटली, सी, कट डाउन हिज डिजायर एंड पैशन, या डी, एक्वायर्ड मोर एंड मोर वेल्थ एंड कंफर्ट। तो वो कहती है अपनी डिजायर्स को कट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 क्वेश्चन का आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज पढ़ा था आपने, अब इसमें से बताइए कौन सा ट्रू है, कौन सी बातें ट्रू है। पहला है अ मैन शुड बी पैसिव ऑफ हिज एटीट्यूड टू लाइफ, सी, बी है स्पिरिट of inventiveness may not stand in good state in solving every new problem, या सी, man has passion for more and more knowledge। इसका आंसर थर्ड बिल्कुल सही। तीसरी बात तो बिल्कुल सही है हमारी, तीसरी बात बिल्कुल सही है। अब पहली दो बातें देखते हैं। कि मैन शुड बी पैसिव इन एटीट्यूड ऑफ लाइफ, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये है बात, बिल्कुल भी नहीं। स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस मे नॉट स्टैंड इन गुड स्टेट इन सॉल्विंग एवरी न्यू प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत बात है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, तो यानी सी, सी ओनली थर्ड। तो ये तीसरी बात बिल्कुल सही थी। 125 क्वेश्चन। Which one of the following is similar in the meaning of the word maxim are you as used in the passage। maxim का मतलब होता है कहावत। तो इसमें से कौन सी बात जो है maxim के वर्ड को सही क्या ठहराती है। ए, प्रिंसिपल, बी, डायरेक्शन, सी, वैल्यूज, या डी, ऑब्जर्वेशंस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 125 क्वेश्चन का। 125 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। 126 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एज पर द पैसेज। इसमें से जो मैन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक दी गई है पैसेज में वो बात सही नहीं है। ए, मैन हैज़ मैनी नीड्स एंड मोटिव्स, बी, मैन क्रिएट्स मैनी नीड्स फॉर हिमसेल्फ, सी, मैन सीक्स टू सेटिस्फाई हिट्स नीड्स, या डी, मैन डिज़ायर टू हैव मोर कंफर्ट एंड मनी। इसमें लिखा हुआ है नॉट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो ये वाली बात सही नहीं है कि जो मनुष्य की डिज़ायर होती है मोर एंड मोर कंफर्ट एंड मनी, ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि पैसिव में ऐसा नहीं कहा गया। कि क्या कहा गया है कि मनुष्य जो है बल्कि उसकी डिज़ायर क्या होती है कि जो भी उसका पैशन होता है उसके बारे में मोर एंड मोर नॉलेज जुटाए, ठीक है। 127 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, नॉट ट्रू, ठीक है। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ए, स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस विल स्टैंड इन गुड स्टीड, बी, man is the subject of various wants, C, man creates new needs because they are sometimes good or beautiful, या D, man's inner spirit tells him to be on the lookout the newer and higher wants। 127 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 127 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी, man's inner spirit tells him to be on the lookout the newer and higher wants। क्यों, क्योंकि जो मैन की इनर स्पिरिट थी वो ये थोड़ी ना कहती थी, ये कहती थी बल्कि कि जो उसे अपनी आवश्यकता है वो कट डाउन करके रखनी चाहिए और जो भी उसके पास है उसे उसमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। 128 क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड सीक्स एज यूज्ड इन द पैसेज। सीक्स का अपोजिट बताना है, क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सीक्स का अपोजिट क्या होगा, अवॉइड, बी, अवॉइड। इसका सी का मतलब क्या होता है, ट्राई टू फाइंड समथिंग, है ना। और अवॉइड क्या होता है, कीप अवे समथिंग, कीप अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो आप समझ गए इसका अवॉइड्स होगा, ठीक है। 129 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सॉर्टिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। एक्सॉर्टिंग का सिमिलर वर्ड बताना है, तो क्या होगा, अर्जिंग, ठीक है, अर्ज करना, अर्जिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। आज का पैसेज ये वाला फाइबर के बारे में है। डिड यू नो दैट देयर इज़ अ फाइबर दैट इज़ एज फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट एज नियॉन।
येट 5 टाइम स्ट्रॉन्गर दैन स्टील। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी फाइबर है जो कि फ्लेक्सिबल और लाइट वेट है, नियॉन जैसा, नायलॉन जैसा, नियॉन नहीं, नायलॉन जैसा, और 5 टाइम स्ट्रॉन्गर है स्टील की जितना। मतलब स्टील वैसे ही देखिए कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उससे भी 5 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और बहुत ही फ्लेक्सिबल लाइट वेट है नायलॉन जैसा। डिड यू नो दैट दिस फैब्रिक इज रेसिस्टेंट टू द टेम्परेचर हायर देन 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। 500 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से भी ज़्यादा पर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डिड यू नो दैट द वुमेन इन्वेंटेड दिस फाइबर। आप क्या आप जानते हैं कि एक औरत ने, एक वुमेन ने इसे इन्वेंट किया था। दिस मिरेकुलस फाइबर इज कॉल्ड केवलर एंड इट इज़ यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम बॉडी आर्मर टू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इसे एक लेडी ने इन्वेंट किया था और मिरेकुलस फाइबर मतलब एक जादुई फाइबर एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रांग होने के बाद भी अगर कोई इतना लाइट वेट है तो उसे वो जादुई फाइबर कहेंगे। क्या कहते हैं इसे? केवलर नाम है। क्या नाम है इसका? केवलर। एंड क्या नाम है इसका? केवलर। इस फाइबर का नाम है हमारा केवलर एंड इट इज़ यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम बॉडी आर्मर्स टू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये हर चीज़ बनाने में काम आता है, बॉडी आर्मर से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तक, ठीक है। आज हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें कि द ईयर ऑफ 1964 का ईयर था। देयर वॉज अ गैसोलाइन शॉर्टेज ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है वॉर, यानी तकरार। तो मिडिल ईस्ट में तकरार की वजह से जो था वो गैसोलाइन शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। अ पॉलिश अमेरिकन केमिस्ट नेम स्टीफनी लुइस कैलोक वॉज वर्किंग फॉर ड्यूपॉन्ट एन अमेरिकन केमिकल कंपनी। एक पॉलिश अमेरिकन केमिस्ट थी जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था स्टीफन लुइस कैलोक, ठीक है, जो कि कहाँ वर्क कर रही थी? ड्यूपॉन्ट में। कौन सी? एक अमेरिकन केमिकल कंपनी थी, उन पे वर्क कर रही थी। शी एंड हर ग्रुप वॉज ट्राइंग टू मेक अ लाइट वेट गेट ड्यूरेबल फाइबर। एक लाइट वेट और ड्यूरेबल फाइबर वो बनाने की कोशिश कर रहे थे टायर्स के लिए। किसके लिए? टायर्स के लिए वो लोग एक लाइट वेट और ड्यूरेबल फाइबर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लाइटर टायर्स, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैस की शॉर्टेज हो रही थी और जो लाइटर टायर्स होते हैं, मतलब जितने हल्के टायर होंगे, वुड अलाउ व्हीकल टू गेट बेटर गैस माइलेज, उतना ही अच्छी वो गैस माइलेज देंगे। एंड बट द टायर्स हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेसिस्ट एंड द वियर एंड टीयर द रोड। लेकिन उन्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हल्के होंगे और कमज़ोर होंगे तो वो सड़क पे नहीं चल पाएंगे और जो रोड पे जितनी भी चीज़ होती है उन्हें नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा फाइबर बनाने की कोशिश कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम फॉर सम टाइम एंड हैड लिटिल सक्सेस अंटिल कोलिक हैज़ अ ब्रेक थ्रू। मतलब इन्हें जो है इस पे वर्क कर रहे थे एंड इन्हें बहुत थोड़ी सक्सेस मिल रही थी। कब तक? जब तक कॉलिक को एक ब्रेक थ्रू, मतलब होता है बहुत सारी सक्सेस नहीं, मतलब एकदम से अचानक से वो चीज़, उससे पहले थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिल रही थी, एकदम से उनका वो जो भी जिस चीज़ से वो काम कर रही थी वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। कैसे? कोलिक एंड हिज ग्रुप वो सिंथेसाइज्ड अ क्रिएटिंग फाइबर टू टेस्ट। उन्होंने क्या करा? एक फाइबर बनाया, एक सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज करने का मतलब क्रिएट करना, एक तरीके से फाइबर को सिंथेसाइज किया जाता है, निकालना। तो उन्होंने, जो उनके ग्रुप ने एक फाइबर को तैयार किया, टेस्ट करके एक फाइबर बनाया। ड्यूरिंग वन ऑफ द स्टेप ऑफ द प्रोसेस कोलेक क्रिएटेड अ मिल्की वाइट सोल्यूशन बाय मिक्सिंग टू केमिकल दैट आर ऑफन यूज्ड इन द प्रोसेस। जो उनके प्रोसेस में केमिकल यूज़ हो रहे थे, कोलिक ने क्या करा? उनमें से दो सॉल्यूशन को मिलाया, ऑफन यूज्ड इन अ प्रोसेस, जो कि नॉर्मली प्रोसेस में यूज़ हो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा? उन दो सॉल्यूशंस के केमिकल्स को मिला के एक मिल्की वाइट सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। मिल्की वाइट सॉल्यूशन बनाया। दिस सॉल्यूशन वाज यूजुअली थ्रोन अवे। जो सॉल्यूशन मोस्टली क्या होता था? फेंक दिया जाता था। थ्रोन अवे का मतलब फेंक देना वो सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप केमिकल्स पे वर्क कर रहे होते हैं लैब में, उस टाइम पे कई कई पे वेस्टेज भी होती है केमिकल्स की, क्योंकि हम जितना चाहिए हमें सॉल्यूशन मिल गया है, उसके अलावा कुछ, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ कुछ ना कुछ तो ऐड होता ही है ना। तो हमें जब हमारा सॉल्यूशन मिल गया या हमें हमारा प्रेसिपिटेट मिल गया है तो हम उसे निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं होती।
तो ये भी वही चीज़ थी कि इसे फेंका जाता था। बट कोलिक कन्विंस वन ऑफ द टेक्नीशियंस टू हेल्प टेस्ट इन। बट कोलिक ने जो था एक टेक्नीशियन को मना लिया कि वो उसकी हेल्प करे टेस्ट में इस जो ये फेंकने वाले केमिकल था। दिस वॉज अमेज्ड टू डिस्कवर दैट द फाइबर दैट कोलिक हैज़ क्रिएटेड वॉज नॉट ओनली मोर ड्यूरेबल दैन लाइनॉल। लेकिन ये अमेज्ड मतलब सरप्राइज हो गए थे वो ये देखकर, जानकर कि जो फाइबर था, जो मिल्की फाइबर था जिसे वो फेंकना जा रहे थे, फिर उसका टेस्ट किया था तो जो कोलिक ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने बनाया था दो मिला के, है ना। तो जब उन्होंने टेस्ट करा तो उन्होंने पाया कि मोर ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा देन नायलॉन, एंड इट वाज मोर ड्यूरेबल देन स्टील। मतलब नायलॉन से भी अच्छा है और स्टील से भी ज़्यादा अच्छा है। क्विलिक हैज़ इन्वेंटेड केवलर, तो उसका नाम क्या रखा गया, केवलर। किसने इन्वेंट किया, कोलिक ने। किसे, केवलर को। ठीक है। केवलर इज़ अ रिमार्केबल फाइबर ऑफ फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो फाइबर, जो फैब्रिक था जो बनाया था केवलर ने, सॉरी कोलिक ने केवलर नाम का बनाया था, वो क्या था, वो बहुत अच्छा फैब्रिक था। उसकी स्ट्रेंथ बहुत थी, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता था फैब्रिक वो वाला, और ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी। सिंस इट्स इन्वेंशन हैज़ फाउंड इट वे इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद इनकी इन्वेंशन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए। केवलर इज़ यूज्ड इन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स लाइक बाइक टायर्स। क्या क्या बनाया गया है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनाए गए, बाइक टायर, बो स्ट्रिंग्स, टेनिस रैकेट्स, ये सब बनाए गए। इट इज़ यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम हेड्स, रीड्स एंड स्पीकर कोन्स। इसके अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज़ किया गया, किसमें, ड्रम हेड्स में, रीड्स में और स्पीकर कोन्स में। एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रोटेक्टिव गियर लाइक मोटरसाइकिल, एफ्टी जैकेट्स, ग्लोव्स एंड शूज़, इन सब में भी इसका यूज़ किया गया, गियर वगैरह में भी इसका यूज़ किया गया। हाउएवर केवलर इज़ अ बेस्ट नोन फॉर हिज एबिलिटी टू स्टॉप बुलेट। लेकिन केवलर को किस चीज़ में ज़्यादा माना गया, इट्स एबिलिटी टू स्टॉप बुलेट्स। जो बुलेट्स आती हैं, बुलेट्स होती हैं, उनको स्टॉप करता था, क्योंकि वो स्टील से भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सख्त था, एक तरीके से कह सकते हैं स्टील से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए उसे जैकेट्स वगैरह बनाई होंगी बुलेट प्रूफ, तो इससे बुलेट्स को भी रोक सकता था वो। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा है। ख़त्म होने वाला है। रिचर्ड आर्मलिनो क्रिएटेड द फर्स्ट केवलर बुलेट प्रूफ वेस्ट इन 1975। रिचर्ड आर्मलिनो जो थे, उन्होंने पहला बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाया था 1975 में। इट कंटेन्स 15 लेयर ऑफ केवलर, 15 लेयर लगाई थी उन्होंने केवलर की, विच कुड स्टॉप हैंडगन एंड शॉटगन बुलेट, जो कि हैंडगन और शॉटगन बुलेट्स को रोक सकती थी। दिस वेस्ट ऑल्सो हैड अ स्टील प्लेट ओवर द हार्ट, जो इसमें एक हार्ट के ऊपर एक स्टील की प्लेट भी लगाई थी उन्होंने, विच मेड द वेस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप राइफल राउंड, जो कि राइफल राउंड को भी रोक सकती थी। स्टील प्लेट जो लगाई थी वो राइफल राउंड को रोक सकती थी। वेस्ट लाइक आर्मरिनो वॉज क्विकली पिक्ड अप बाय पुलिस फोर्सेज एंड इट is estimated that by 1990 half of all police officer in the America was bulletproof vest daily। तो आधे 1990 तक उन्हें क्या करा, वो वेस्ट अच्छी थी, वेस्ट लाइक आर्मरिनोज जो वेस्ट थी उसे पुलिस फोर्स में ले लिया गया, मतलब पुलिस फोर्स उसे यूज़ करती थी अपनी जैकेट्स वगैरह के लिए। और उसके अलावा 1990 तक आधी पुलिस फोर्सेस जो है वो जैकेट्स यूज़ कर रही थी। बाय 2006 देयर वॉज ओवर 2000 डॉक्यूमेंटेड पुलिस वेस्ट सेफ्स और इंटेंस वेयर पुलिस ऑफिसर वर प्रोटेक्टिव फ्रॉम डेडली वाउंड्स बाय वेयरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो जो इससे केवलर से जो जैकेट्स वगैरह वेस्ट वगैरह बने थे, तो उससे बुलेट मतलब जो वेस्ट वगैरह बने थे, तो 2006 तक काफ़ी लोगों की जान, पुलिस ऑफिसर्स की जान उसमें बचाई गई, डेडली वाउंड्स में, फ्रॉम डेडली वाउंड्स। डेडली वाउंड्स का मतलब जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की जान जा सकती थी वहाँ पे भी उसकी हेल्प से उनकी जान बचाई गई। ठीक है, चलिए 130 क्वेश्चन पे आते हैं।
130 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम केवलर। केवलर से क्या चीज़ नहीं बन सकती थी, क्या चीज़ नहीं बनी थी उस टाइम पे। ए टेनिस रैकेट बन गए थे, बी बंजी जंपिंग रॉड्स बिल्कुल नहीं बनी थी, सी ब्रेक पैड्स बन गए थे, बॉडी आर्मर्स भी बनते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या चीज़ नहीं बनी थी, बंजी जंपिंग कॉर्ड्स। ठीक है, चलिए 131 क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज केवलर नोन। इसमें से कौन सी केवलर की कैरेक्टरिस्टिक थी। हीट रेसिस्टेंट था, बिल्कुल था। स्ट्रेंथ था, बिल्कुल था। ड्यूरेबिलिटी थी, अच्छी थी, बिल्कुल थी। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज टू सर्च फॉर अ फाइबर लाइक केवलर। जो केवलर फाइबर था वो क्यों सर्च में आया था। ए आर शॉर्टेज इन द गैसोलाइन सप्लाई, बिल्कुल सही आंसर है इसका, तो हमें यही सही आंसर मिल गया, क्योंकि वहाँ पे गैसोलाइन सप्लाई जो युद्ध हुआ था मिडिल ईस्ट में, उस टाइम पे गैसोलाइन सप्लाई जो थी वो कम पड़ गई थी। तो इस चक्कर में जो टायर्स को ऐसा फाइबर ढूंढा जा रहा था टायर्स बनाने में हल्का हो और ज़्यादा स्ट्रांग भी हो, तब केवलर आया था उसमें अस्तित्व में, कह सकते हैं। 133 क्वेश्चन, अ वेस्ट मेड फ्रॉम 15 लेयर ऑफ केवलर। जो 15 लेयर्स का जो वेस्ट बनाया गया था विद नो स्टील प्लेट, याद रखिएगा विद नो स्टील प्लेट्स। अगर स्टील प्लेट उसमें नहीं लगी हैं, कुड स्टॉप ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स। इनमें से क्या चीज़ वो नहीं रोक सकता है। वैसे सब रोक सकता था 15 लेयर में, लेकिन क्या चीज़ नहीं रोक सकता था। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी, राइफल राउंड। कौन सा, कैसे इसका सही आंसर होगा, देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि 15 लेयर ऑफ केवलर जब लगाया गया था उसमें द वेस्ट ऑल्सो हैड अ स्टील प्लेट, उसमें स्टील प्लेट लगाई गई थी। क्यों, क्योंकि वो राइफल राउंड को स्टॉप कर सकती थी। इन्होंने हमसे क्या कहा था कि अगर उसमें स्टील प्लेट्स नहीं लगाई गई है तो वो क्या चीज़ ऐसी है जिसे वो नहीं रोक सकती। तो क्या चीज़ नहीं रोक सकती, राइफल राउंड को नहीं रोक सकती, सिंपल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया। 134 क्वेश्चन, हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज केवलर देन स्टील। स्टील से कितना ज़्यादा अच्छा था वो, 5 टाइम्स। ज़्यादा नॉलेज रखनी नहीं है, जो पैसेज में बताया है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 135 क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट वाज कैलोग ट्राइंग टू इम्प्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलर। वो क्या चीज़ ऐसी थी जिससे ट्राइंग टू इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव करना चाह रहे थे, टायर्स को इम्प्रूव करना चाह रहे थे। टायर्स को ही तो अच्छा बनाना चाह रहे थे वो जब केवलर मिला उन्हें। तो बिल्कुल सही बात है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन बचते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 136 क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के मीनिंग की स्टडी करने को। ए सिंटैक्स, बी सिमेंटिक्स, सी मॉर्फोलॉजी या डी लिंग्विस्टिक्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होगा सिमेंटिक्स। ठीक है। 137 क्वेश्चन, द टीचर टेल्स अस a story about animals. Tells a story about animals. Children make animal noises every time they hear the name of the animal. It is, जो बच्चे हैं वो एनिमल की आवाज़ें निकाल रहे हैं जब कोई एनिमल की स्टोरी सुना रही है एक टीचर, तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 138 क्वेश्चन, any of a wide variety or exercises, activity or devices used in a language classroom. एक्सरसाइज एक्टिविटी और डिवाइस जो लैंग्वेज क्लासरूम में यूज़ हो रही हैं किस लिए, फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। क्या कही जाएंगी, वो कही जाएंगी हमारी टेक्निक्स। बी टेक्निक्स इसका सही आंसर है। ठीक है। 139 क्वेश्चन, अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज कोर्स इज रिमेनिंग टीचिंग इज। जो टेस्ट कराया जाता है लैंग्वेज कोर्स के एंड में फॉर रेमिडियल टीचिंग इज, क्या कहा जाता है, अचीवमेंट टेस्ट। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाय। जो ग्रामर स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस है कंट्रोल मैनर में कैसे की जा सकती है, बताइए। ए करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स, जो रॉन्ग सेंटेंस करें उन्होंने उसे सही करके। बी गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, जो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस में वॉज वर इज एम आर और भी ग्रामर की चीज़ें भरनी होती हैं वो। राइटिंग पैराग्राफ और ऐसे और पैराग्राफ लिखने से ग्रामर अच्छी हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं। एक्सप्लेनिंग द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस, जो हमें भरनी होती हैं उससे हमारी ग्रामर अच्छी होती है। ठीक है। 141, इन अ बैकयार्ड द डॉग बार्क एंड होल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है। ए सिंपल सेंटेंस, बी सेंटेंस फ्रेगमेंट, सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या डी
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका सही आंसर है सिंपल सेंटेंस। ये एक तरीके का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। 142 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टीचिंग कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकता? तो वो कही जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। सी हमारा डायरेक्ट मेथड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताइए। ए, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। बी, असेसमेंट नीड टू गिविंग एंड क्लास वर्क फॉलोड बाय, असेसमेंट के बारे में, असाइनमेंट्स और असेसमेंट के बारे में है, तो फॉलोड बाय होमवर्क, एवरीवन इज प्रोवाइडिंग वेराइटी एंड प्रैक्टिस। सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। या डी, while all formative tasks are meant for improving teaching learning some are used to assessment too। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा कि while all formative tasks are meant for improving teaching learning some are used for assessment too, ठीक है। 144 क्वेश्चन, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय। जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम मतलब जिस मदर टंग में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्लासरूम में कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ए, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन। बी, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग। सी, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन अ टारगेट लैंग्वेज। डी, गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। जो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी और अदर लैंग्वेज होती है, हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, हम उसमें इनपुट्स दें इजी और सिंपल मैनर में, तो हमारा मदर टंग जो इन्फ्लुएंस होगा क्लास में वो अपने आप ही कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन on text. B, focusing on the use of word from context in a text. C, during vocabulary exercises. या D, doing quizzes and playing word games। बताइए रीडिंग स्किल्स वो कैसे डेवलप की जा सकती है? तो रीडिंग स्किल कैसे डेवलप की जा सकती है? फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्क फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। जो किस तरीके से वर्ड यूज़ हो रहे हैं हमारे, उस पर फोकस करके, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए 147, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। ए, टीचर। बी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सी, स्टूडेंट। या डी, करिकुलम। बताइए हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन पे कौन अमल करता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। 148 क्वेश्चन, लिसनिंग स्टिमुलस। लिसनिंग स्टिमुलस क्या चीज़ स्टिमुलस करती है? लिसनिंग स्टिमुलस मतलब होता है प्रोत्साहन करना। किस चीज़ को प्रोत्साहित करती है? ए, प्रेजेंट इनपुट्स टू सेपरेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन एंड शेयर इट। बी, इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। सी, इनेबल्स स्टूडेंट टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क। या डी, प्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इज लिसनिंग अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। 149 क्वेश्चन, इफ अ क्लासरूम टीचर हैज taught अ टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास, देन मे बी। एक लैंग्वेज टीचर जो है अपनी क्लास में टॉपिक्स पढ़ा रही हैं लेकिन बच्चे उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? ए, स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन। बी, शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर। या सी, whatever was taught was beyond the comprehension of the students। या डी, all the students are at a higher level of learning। तो इसका सही आंसर है कि जो कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तभी तो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज। कौन थे फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर? ए, न्यूफील्ड। बी, चैपमैन। सी, चॉम्स्की। या डी, फ्राइस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चॉम्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है, कल फिर मिलेंगे और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर आपको सेट अच्छा लगा है इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी तैयारी करते रहिए और उससे और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।